उस साल मैंने करीब 150 से 200 पंचर बनाए, क्योंकि अगर मुझे स्वर्ग चाहिए तो मरना मुझे ही पड़ेगा, पड़ोसी के मरने से मुझे स्वर्ग थोड़ी मिल रहा है। क्योंकि इन्हीं की बातों के कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। मतलब जो क्वेश्चन 1 मिनट में बनना चाहिए, वो क्वेश्चन मुझसे 5 मिनट में बन रहा है। मैंने इन 3 साल में क्या गलती करी जो कि आप ना करें। नमस्ते, मेरा नाम अनीश कुमार दुबे है और मैं एक एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी रखने जा आया हूँ कि कैसे एक पंचर बनाने वाले का बेटा एमबीबीएस कर रहा है, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से। बेसिकली मुझे एमबीबीएस करने के लिए और सरकारी कॉलेज के लिए 3 अटेम्प्ट्स लगे थे। तो मैंने 3 अटेम्प्ट्स में क्या-क्या गलतियाँ करी जो कि आप मेरी गलतियों से सीख करके ना करें और आपका अटेम्प्ट बच जाए, इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो मेरी जर्नी चालू होती है गोरखपुर से। अब आप सोच रहे होंगे गोरखपुर क्या, ये यूपी वाला गोरखपुर? नहीं, गोरखपुर ये एक एमपी में है। एमपी में गोरखपुर नाम का छोटा-सा गाँव है, वहाँ पास से मैं निकल कर के आया हूँ। और ये जो गाँव है, यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। तो ये ऐसा गाँव है कि यहाँ पास अगर कोई बंदा चपरासी भी बन जाता है, तो चपरासी भी बन जाता है तो उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से करा जाता है कि भैया कि ये जो बंदा है, ये सरकारी नौकरी में चला गया। तो इतना ज़्यादा इस गाँव में पढ़ाई का अभाव है, इतना ज़्यादा इस गाँव में पढ़ाई का अभाव है, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि मैं उस जगह से निकला हूँ। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है कि मैं कुछ बड़ी जगह या बड़ी जगह जा कर के अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकता रहा। तो माँ का सपना रहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो वो मुझे कहती रही कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब जब वो ये कहते रहे कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो कहीं न कहीं ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब मेरी 11वीं भी होगी, 12वीं भी होगी। अब मेरी 11वीं-12वीं दोनों हो गई। अब 11वीं-12वीं दोनों हो गई तो अब बारी आ गई कि भैया जाओ एमबीबीएस करने। लेकिन एमबीबीएस जाने के लिए क्या है, एमबीबीएस करने के लिए तो परीक्षा निकालना पड़ता है, नीट। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि नीट जैसा भी कुछ होता है। तब मुझे पता ही नहीं है नीट जैसा भी कुछ होता है, तो मेरे बड़े पापा के साले साहब हैं, उनकी बेटी कोटा में तैयारी कर रही थी। तो जब उनकी बेटी कोटा में तैयारी कर रही थी, तो उनसे पता चला कि कोटा नामक एक शहर है, जो कि राजस्थान में होता है। और ये जो राजस्थान में है, यहाँ पर नीट की कोचिंग कराते हैं, कोचिंग्स बहुत सारी हैं। तब समझ में आया कि कोचिंग क्या होता है, तो कोचिंग से पता चला कि परीक्षा की तैयारी कराने वाले जो संस्थान होते हैं, उन्हें कोचिंग कहा जाता है और यहाँ पास होती है। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि खर्चा कितना आएगा, मेन बात जो थी। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 1 से डेढ़ लाख रुपए पढ़ाई का खर्चा आएगा और 1 से ही डेढ़ लाख रुपए खर्चा आएगा किसका? 1 से डेढ़ लाख रुपए रहने का स खर्चा आएगा। तो मोटा-मोटा ढाई से 3 लाख के आस-पास खर्चा आ रहा था। अब जब ढाई से 3 लाख के आस-पास खर्चा आ रहा था, तो इतना पैसे आएँगे तो आएँगे कहाँ से? पंचर बनाने वाले का बेटा हूँ। दिन की कमाई जिसकी 100 से 150 रुपए है, 200 रुपए है, तो वो ढाई लाख 3 लाख रुपए लाएगा तो लाएगा कहाँ से? तो उस समय वो होता है ना कि अपन भगवान की भी पूजा करते हैं, तो भगवान हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। लेकिन माँ-बाप ऐसे होते हैं, चाहे आप उनकी पूजा करें ना करें, वो निस्वार्थ आपके लिए फल देने को तैयार होते हैं। मेरी माँ वहाँ पास आगे आती हैं और माँ आगे आकर के कहती हैं कि बेटा ये मेरे गहने हैं, ये तुम मेरे गहने लो और गहने लेकर के इसे बैंक में रखो और जो पैसे आ रहे हैं, पैसे लेकर के जाओ, तुम पढ़ने जाओ। तो मैं वो गहने लेकर के कहाँ जाते हैं पापा जी? पापा जी वो गहने लेकर के जाते हैं बैंक में। बैंक से जाकर के लोन लेते हैं। लोन लेते हैं तो वहाँ से कुछ पैसा आता है, कुछ पैसे पापा इकट्ठा करते हैं और मैं वो पैसे लेकर के कहाँ चले जाता हूँ? मैं वो पैसे लेकर के जाता हूँ अपने कोटा पढ़ने। कोटा पहुँचा, कोटा में एडमिशन लिया। कोटा में जब मैंने एडमिशन लिया तो एलन नाम की कोई संस्था है, वहाँ पास मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। तो 4 महीने, 5 महीने तो अच्छी पढ़ाई कर चली। लेकिन 4-5 महीने अच्छी पढ़ाई चली, लेकिन आस-पास का मैं माहौल देख रहा था तो कोटा शहर की हवा मुझे लगने लगी। मैं देख रहा था कि मेरे जो अड़ोस-पड़ोस में जो लोग हैं, वो लोग ₹10 दे करके गेमिंग खेल करने जाते हैं। ₹10 में 1 घंटा वहाँ पास गेम खिलाया जाता रहा, 10 की 5 मूवीज़ आती रही, वो मूवीज़ देखने लगते रहे। तब क्या हो रहा है, मेरे अंदर कहीं न कहीं एक बार लगा चलो एक बार देख लेते हैं यार, क्या ही हो जाएगा। 1 बार देखा, 1 से 2 बार देखा, 2 से 3 बार होने लगा, 3 से 4 बार होने लगा। ऐसा होने लगा कि हफ्ते में अब मैं 3-3 दिन मूवीज़ देख रहा हूँ, 3-3 दिन गेम खेलने जा रहा हूँ, अपनी क्लासेस बंक करके। तो जब ऐसा होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसकी मुझे धीरे-धीरे आदत लगने लगी। अब जब मुझे इसकी धीरे-धीरे आदत लगने लगी तो अब क्या हुआ, मेरी पढ़ाई पीछे होते जा रही है और ये गेमिंग और ये सारी चीज़ें आगे आती जा रही। तो अब मैं क्या कर रहा, अब मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के मैं मूवीज़ और गेम की तरफ फ़ोकस कर रहा। अब ऐसा करते-करते 1 साल हो गए। 1 साल हो गए, इम्तिहान की बारी आई। इम्तिहान की बारी आई तो जब इम्तिहान की बारी आई तो मैं गया पेपर देने गया, तो होना क्या था, मूवीज़ गेम खेला रहा, पेपर में बनता कैसे? पेपर नहीं बना। पेपर नहीं बना, अब जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट जब आया तो मेरे मार्क्स आते हैं 300 के करीब। 300 के करीब मार्क्स आए। 300 के करीब जब मार्क्स आए तो अब 300 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा? जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ तो सिलेक्शन तो होना था ही नहीं। तो सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ, लेकिन अपने माँ-बाप को कैसे फेस करता? तो मैंने जैसे-तैसे उन्हें बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनकी आँखों में आँसू आ गए कि हमने इतनी मेहनत से तुम्हें भेजा था, हमने ये सब करा था, तो अब क्या हो गया? और कहीं न कहीं मुझे उन्हें देख कर के लगने लगा यार मैंने गलत करा है अपने साथ कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ कर के
क्या करा, वहाँ पर गेमिंग करने लगा। तो अब कहीं न कहीं मन पर ये लगने लगा कि नहीं, गलत तो करे हैं, लेकिन अब डॉक्टर बनना है क्योंकि माँ का तो सपना था। तो माँ के सपने को पूरा करना है, जो माँ अपने गहने गिरवी रख सकती है, तो क्या मैं उनका एक छोटा-सा सपना पूरा नहीं कर सकता? उन्होंने बगैर कुछ सोचे मुझे गहने ला कर के दे दिया है कि तुम ले जाओ, मुझे इससे ज़्यादा तुम्हारी सक्सेसफुल देखना है ना? तो अब मैंने फिर सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन इस साल मुझे पढ़ना था। तो पहले ही साल मेरी गलती क्या थी? पहले साल मेरी गलती थी, मैं अपने पाथ से ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे जिस रास्ते पर चलना था, वो मैं रास्ते पर नहीं चल रहा, मैं दूसरे रास्ते चल गया। तब सिलेक्शन कैसे होता? अब मैंने जैसे-तैसे अपने माँ-बाप से बोला कि मुझे कोचिंग करने दोबारा जाने दीजिए। तब कोचिंग करने दोबारा जाने दीजिए, तो उन्होंने बोला कि कोचिंग करने ठीक है भेज देंगे, लेकिन पैसे ही नहीं हैं। मैं 2 दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन जब मैंने खाना नहीं खाया तो तीसरे दिन पापा बोलते हैं हम पैसे कहीं से भी लाएँगे, तुम जाओ पढ़ने। अब वो उन्होंने बोला कि तुम जाओ पढ़ने, तो मैं पढ़ने जा रहा, लेकिन पैसे कहाँ से आएँ? तो उस टाइम मेरे मौसा जी आते हैं सामने। मौसा जी सामने आते हैं और कहते हैं कि इसके पूरे पैसे हम देंगे, तुम जाओ, है ना? और उन्होंने कहा हम इसके पैसे वापस भी नहीं लेंगे। तो वो होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मौसा जी पूरी नाव बन कर के आ गए कि साहब ठीक है तुम जाओ। तो अब मैं गया वहाँ, अब मैं पढ़ने गया। अब जब मैं पढ़ने गया, क्योंकि अभी भी मेरे को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई गाइड नहीं कर रहा है मुझे। मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मैं जोरों-शोरों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दिन-रात एक कर रहा, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, तो मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है, मुझे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लेकिन मुझे टाइम में नहीं बन पा रहे। मतलब जो क्वेश्चन 1 मिनट में बनना चाहिए, वो क्वेश्चन मुझसे 5 मिनट में बन रहा है ना? तो क्योंकि हमारा जो नीट एग्ज़ाम होता है, वो क्या होता है, हमें 3 घंटे में अपने आप को साबित करना है। तो अगर हमें 3 घंटे में अपने आप को साबित करना है, तो 3 घंटे में ही क्या करना पड़ेगा, हमें 3 घंटे में ही बेसिकली सारे सवाल करके देने होंगे एग्ज़ामिनर को। क्योंकि वो हमें सिर्फ़ 3 घंटा देता है कि 3 घंटे में आप अपने आप को प्रूव करो कि आपको कितना आता है। भले आपको 5 घंटे में पूरा पेपर बन जाए, वो व्यर्थ है। आपको जो भी अपने आप को प्रूव करना है, आपको 3 घंटे में ही करना है। तब कैसे करा जाए? है ना? तो अब मैं ये करते रहा, करते रहा, करते रहा। अब जब मैं ये करते रहा, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा था, तो कांसेप्ट बन रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा। तब ये करते-करते साल आ गया। अब जब साल आया तो मेरे इम्तिहान की बारी आई, तो मेरे मार्क्स आते हैं 492 नीट में। और जब 492 मेरे मार्क्स आए और मुझे ये पता ही नहीं था मैंने गलती क्या करी। तो अब क्या होता है, यहाँ पास एक बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है मेरी लाइफ में, क्योंकि वो मामा जी जिनके कारण मैं कहाँ गया रहा, जिनके कारण मैं गया रहा पहली बार कोटा, उनके घर में एक श्राद्ध थी। तो उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ हमारे पापा जी और बड़े पिताजी को बुलाया जाता है। तो गए हमारे घर में, जब इन्विटेशन आया तो गए कि वहाँ पर श्राद्ध है तो जाइए। तो जब पापा जी और बड़े पिताजी गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब कोई खाना खा रहा है। ब्राह्मण में क्या होता है कि सब खाना खाने बैठते हैं, तो एक साथ पूरी फैमिली आती है, जितने भी रहते हैं, तो सब एक साथ खाना खा रहे हैं। मेरे मामा जी ने मेरे पिताजी को बुलाया, बोले कि सबके सामने पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा? तो मेरे पिताजी कहते हैं मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो वो कहते हैं क्या पढ़ाई कर रहा है? कुछ कॉलेज वॉलेज जॉइन कर रहा है? तो वो कहे नहीं, कोचिंग की ही, वो नीट की ही तैयारी कर रहा है, लेकिन घर से कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों उसे तैयारी करा रहे हो? इससे बढ़िया 48-50 साल की आपकी उम्र हो गई है, उसे घर पे बैठाओ, दुकान में बैठा कर के टायर पंचर बनवाओ, जिससे कुछ आमदनी आएगी, शरीर को भी आपके आराम मिलेगा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी को ये बात दिल पर लग गई कि साहब सबके सामने ऐसा कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो भी इंटेंशन था, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा फल था, क्योंकि इन्हीं की बातों के कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। कैसे हो पाया मैं अभी आपको आगे बता रहा। अब क्या हुआ, मेरे पिताजी वापस आते हैं, वापस घर आते हैं, घर आकर के हम लोग रात का खाना खा रहे हैं। जब हम लोग रात का खाना खा रहे हैं तो मेरे घर पे 4 लोग हैं। मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और हाँ, और मैं 4 लोग। हम जब 4 लोग हैं, तो पापा खाना खा रहे हैं, हम सब भी खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते-खाते पापा ने बोला कि यार मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में से कोई एक भी सफल हो जाओ तो मेरे हथौड़े कूटने की मेहनत, मेरे पंचर बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी, और पापा जी रो पड़े। और जब पापा जी रो पड़े इस बात पे, तो वो बात कहीं न कहीं मेरे दिल पर चुभ गई कि यार इतना भी अगर तुम करके नहीं दे सकते माँ-बाप को, कोई खुशियाँ तो दिए नहीं हो, एटलीस्ट कुछ तो करके दे दो, इतने साल से तुम्हें वो कर रहे हैं। तो अब मन पर ये लग गया कि सफल होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, मैंने बोला कि अब मैं तैयारी करूँगा, लेकिन मैं इस बार बोल नहीं सकता रहा मुझे तीसरी बार कोचिंग भेजो। क्यों नहीं बोल सकता रहा? क्योंकि अगर हर बार कर्जा मेरे कारण ही ले लेते तो मेरा छोटा वाला भाई है, उसे भी तो पढ़ना है। और अगर उसे भी पढ़ना है तो उसे पढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए। अब अगर सारा कर्जा मेरे कारण ही ले लेंगे तो मेरा भाई कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा? तो मैंने इस बार कर्ज नहीं माँगा। पापा को मैंने फ़ोर्स ही नहीं करा कि भैया कि आप फिर से कुछ करिए। मैंने बोला मैं घर से ही तैयारी करूँगा, मैं तैयारी करने लगा। अब जब मैं तैयारी करने लगा, तो अब क्या होता है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर पे क्या था कि सुबह पापा जाते रहे कहाँ, पंचर बनाने दुकान, और शाम को वापस आते रहे। तो जब पिताजी सुबह जाते रहे, शाम को वापस आते रहे, तो मेरे मन पर ये लगने लगा यार कैसा बेटा हूँ कि पिताजी सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और मैं बैठ कर के खा रहा हूँ, तो मेरे से ये देखा नहीं गया।
अब जब मेरे से ये चीज़ देखी नहीं गई तो अब क्या होता है कि मैं बोलता हूँ मैं सुबह पंचर बनाने दुकान जाऊँगा, चाहे मेरी पढ़ाई हो नहीं हो। लेकिन मन में था कि यार पढ़ना तो है क्योंकि सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्वर्ग चाहिए तो मरना मुझे ही पड़ेगा, पड़ोसी के मरने से मुझे स्वर्ग थोड़ी मिल रहा है। तो मैंने ठान लिया, मुझे स्वर्ग चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए, लेकिन चाहिए, मैं मरने को तैयार था। तब मैंने क्या करा कि ठीक है, अब मैं सुबह दुकान जाने लगा, दुकान से आता तो थक जाता तो नींद आने लग जाती। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी जो खाने की डाइट है उसको अलग कर दिया। जैसे मैं 5 रोटी खाता रहा, तो अब मैंने 2 या 3 पर शिफ्ट हो गया था। ऐसा करते रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी फ़ेल हो गया, 10 1 आध हफ्ते चला, 10-12 दिन, और उसके बाद क्या होता है कि वापस से मुझे नींद आने लग गई। तो अब क्या करें? लेकिन मैं दुकान नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को सिर्फ़ मेहनत करते नहीं देख सकता रहा। मैं दुकान जा रहा था और शाम को आता तो वापस नींद आती, तो अब मैंने बोला कि नहीं यार, नींद भगाना पड़ेगा, तो मैंने मिर्ची खाना चालू कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने एक कटोरी में मिर्ची लिया और जैसे ही नींद आती उसे खा लेता। जैसे ही खाता तो इतनी तीखी लगती कि पूरा दिमाग हिल जाता रहा और नींद चली जाती रही। तो जब ऐसा हुआ, तो अब इससे क्या हुआ कि मेरी नींद जाने लगी। अब नींद जाने लगी तो एक टाइम ऐसा आया, ये करते-करते 4-5 महीने गुज़र गए और एक समय ये आता है कि वो मिर्ची मुझे तीखी लगना ही बंद हो गई। जो मिर्ची बाकियों के लिए बहुत तीखी है, वो मेरे को तीखी नहीं लग रही। मेरे अंदर उसके लिए रेजिस्टेंस आ चुका था। तो अब क्या करा जाए? अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने घर पे जहाँ पे मैं पढ़ता रहा, वहाँ पास मैंने एक कील ठोकी दीवाल पे कील ठोक कर के उससे अपने बालों को बाँधने लगा। अब जब मैं उससे अपने बालों को बाँधने लगा तो ये हो गया कि जैसे ही मैं थोड़ा भी मुंडी आगे झुकाता तो मेरे बाल जो हैं वो तुरंत टूट करके अलग हो जाते, और टूट करके अलग होते दर्द होता और मेरी क्या हो जाता, नींद खुल जाती। तो ऐसे करते-करते 4-5 महीने और हो गए, और मैं आपको बता रहा हूँ फिर जब इम्तिहान आया उससे पहले की मैं आपको बात बताऊँ, तो उस साल मैंने करीब 150 से 200 पंचर बनाए। 150 से 200 मैंने पंचर बनाए, मतलब मैं पंचर बनाने में भी अच्छा हो चुका रहा, और मेरे अंदर ये लगने लगा था कि यार जो मैंने गलती करी रही है अपने दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके, तो इस साल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जम के करी है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दिल से ये बात आने लग गई थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब आती है इम्तिहान की बारी। अब जब इम्तिहान की बारी आती है तो मैं पेपर देने बैठता हूँ। पेपर देने बैठा, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन अभी भी मैं घर पे किसी से नहीं बता रहा कि पेपर मेरा अच्छा गया। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 2 बार मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। अगर इस बार भी मैं कहता हूँ मेरा पेपर अच्छा गया और सिलेक्शन नहीं होता, तो वापस से फिर मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। क्या बोलूँगा अपने माँ-बाप को? इस साल भी मेरा नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बस आया, मैंने कहा कि यार सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है ना? या फिर मैंने उनसे अच्छे से बात ही नहीं करी थी पेपर के सिलसिले में। हर बार मैं यही टालता रहा कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है, रिज़ल्ट आता है। अब जब रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी स्टेट रैंक आती है 1172। अब मुझे सरकारी कॉलेज अलॉट होता है। अब जब मुझे सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ, और सरकारी कॉलेज जब मुझे अलॉट हुआ तो मैं उस पल को बता नहीं सकता कि माँ-बाप की आँखों में क्या खुशी थी। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें हर खुशी मिल गई है दुनिया की, तो माँ की आँखों में आँसू थे, पिताजी की आँखों में आँसू थे, तो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा मोमेंट था, वो मोमेंट मैं बता नहीं सकता, है ना? तो फिर जब आपको ऐसा होता है कि आपसे माँ-बाप, क्योंकि आप देखिए ना ये चीज़ कि मुझे कॉलेज मिल रहा है, मेरी लाइफ़ अच्छी हो रही है, लेकिन इससे खुशी किसको मिल रही है? माँ-बाप को खुशी मिल रही है ना? और जेवर किसके थे? मम्मी के जेवर थे। तो हर चीज़ माँ-बाप का ही है, प्रॉफ़िट मेरा हो रहा है लेकिन खुशी माँ-बाप को मिल रही है। तो कहीं न कहीं माँ-बाप का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है आपकी सफलता के पीछे। तो अब मेरा सिलेक्शन हो गया। अब अगर मैं आपको अपनी पूरी जर्नी कंक्लूड करना चाहूँ, मैं आपको क्या बोलना चाहूँ कि मैंने इन 3 साल में क्या गलतियाँ करी जो कि आप ना करें। पहली बात, आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हुए तो इस दुनिया में अगर ब्रह्मा जी भी सामने आ जाएँ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकते। तो आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप पढ़ने गए हो तो साफ पढ़ो या तो छोड़ दो, है ना? ये नहीं कि हम बीच वाले रह गए, बीच वाले नहीं है, हमें पढ़ना ही है या तो फिर हमें करना ही नहीं है तैयारी। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। कुछ बच्चे बोलते हैं फिज़िक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं, फिज़िक्स की एनसीईआरटी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, फिज़िक्स की नहीं पढ़ना। फिज़िक्स की सिर्फ़ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, उतनी ज़्यादा आपकी रिकॉलिंग पावर रहेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो फिज़िक्स में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री सेम है फिजिक्स की तरह, हमें वो पढ़नी नहीं होती, हमें केवल क्या करना होता है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, एनसीईआरटी भी करना होता है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जैसे ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, है ना? और अगर इसकी बात करें कि तीसरा डिस ये है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपके पास कांसेप्ट तो होगा, लेकिन आप टाइम पर उसे कर नहीं पाओगे, और टाइम पर कर नहीं पाओगे, तो आपका 3 घंटे में हमें प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो यार मैं आपको लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि जब एक पंचर बनाने वाले का बेटा इस जो स्टॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? है ना? तो अगर मैं कहीं भी हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म
पे अगर मैं आपको देख रहा हूँ, अगर मैं किसी भी जगह पर हूँ, अगर मैं किसी भी जगह पर हूँ और अगर मैं किसी भी एस्पिरेंट को जो मेरे को अभी सुन रहा है या देख रहा है ना? अगर मैं उसे अपनी जगह पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तो मैं ये समझ लूँगा यार कि कहीं न कहीं मैं सफल हो गया, है ना? इस जोश टॉक के प्लेटफ़ॉर्म पर अगर मेरी जगह कोई और आता है, कोई भी एस्पिरेंट आता है 24 का, 25 का, तो मैं ये समझूँगा कि यार मेरा बताना, मेरी कहानी सुनाना, जो मैंने गलतियाँ करी वो ना करके वो सीधा यहाँ पास आ गया, तो मैं ये समझूँगा कि मैं सफल हो गया, क्योंकि जोश टॉक का प्लेटफ़ॉर्म पर आना एक अपने आप में सौभाग्य का बात है। थैंक यू।